हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से चकरधरपुर डिवीज़न का एएलपी की 897 नई भर्ती फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स डीपीक्यू वैकेंसी है जो कि जनरल डिपार्टमेंट का है फ्रेंड्स। ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का फ्रेंड्स। इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, है ना, मैकेनिकल हो, एसएनटी हो, या आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हो, जितने ऑपरेटिंग वाले हो, कमर्शियल वाले हो, सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए चलकर देखते हैं फ्रेंड्स क्या है वैकेंसीज और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। आइए चलकर देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वो नोटिफिकेशन जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का, है ना, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर चक्रधरपुर की तरफ से जारी हुआ है 2 तारीख को, 2/9/2024 को। इसमें फ्रेंड्स नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ जीडीसी कोटा इन टर्म्स ऑफ आरबीई नंबर 32/2024। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपका लेवल 2 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है जो कि 50% डिपार्टमेंटल कोटा से आई है। और जीडीसी कोटा इसलिए लिखा गया है फ्रेंड्स क्योंकि इसको ये जनरल डिपार्टमेंटल कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एलपी की जो वैकेंसी है उसको सारे डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एसएनटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, चाहे वो कमर्शियल वाला हो, है ना, या फिर वो सफाई वाले हों। ठीक है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले हों। ठीक है, तो आइए चलकर देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। इट इज प्रपोज टू फिल अप 897 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा। 897 वैकेंसीज जो है असिस्टेंट लोको पायलट की आई है लेवल 2 में 50% डिपार्टमेंटल कोटा के जरिए। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो हमारा इस प्रकार है। जनरल और ओबीसी फ्रेंड्स, इसमें डीपीक्यू में जनरल और ओबीसी को एक ही ट्रीट किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जनरल और ओबीसी को एक ही ट्रीट किया जाता है और इस तरह से जनरल और ओबीसी का सीट कितना हो जाएगा 695, एससी का हो जाएगा 142 और एसटी का हो जाएगा 60। इस तरह से कुल मिलाकर 897 सीट है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखेंगे हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका एलिजिबल एंड सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज वर्किंग इन लेवल 1 और लेवल 2 ऑफ सीकेपी डिवीजन। आप पहले तो सीकेपी डिवीजन के कर्मचारी होने चाहिए और आप लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों में से कोई एक में होने चाहिए आप। ठीक है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के आप हों। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है लेवल 1 और लेवल 2 ऑफ सीकेपी डिवीजन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सक्लूडिंग आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है, लॉ असिस्टेंट, केटरिंग सुपरवाइजर, ये लोग इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बाकी इसको छोड़कर सभी कोई भर सकते हैं। ठीक है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है? 18 साल से 42 साल के एम्प्लॉय, कोई भी जनरल एम्प्लॉय इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी एम्प्लॉय जो हैं 18 साल से 47 साल तक एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। कैंडिडेट जो है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉय कहने का मतलब है कि वो प्रोबेशन पीरियड में ना हो, ट्रेनिंग पीरियड में ना हो। अगर ट्रेनिंग पीरियड में है, अगर वो प्रोबेशन पीरियड में है, अगर वो, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है, क्या है इसमें? द एम्प्लॉयज वर्किंग इन लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ ट्रैक मशीन, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन, उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ट्रैक मशीन में हो, वर्कशॉप में हो, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हो तो वो भी उसको अप्लाई कर सकता है। इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर द अबव पोस्ट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या चाहिए आपको? A1 चाहिए, है ना, A1 मतलब A2 मेडिकल इसमें चाहिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, A2 लिखते हैं हम लोग और ऐसे रिटर्न में बोलते हैं इसको हैव टू बी फिट इन I1 मेडिकल कैटेगरी में। ठीक है, दोज हु क्वालिफाई, मतलब 6/6 आंख होना चाहिए। दोज हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो एप्टीट्यूड टेस्ट एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ठीक है, आगे है
इसका कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अब, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपको पहले तो मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई का या फिर कोई भी स्पेसिफाइड ट्रेड का डिग्री होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अगर आईटीआई है या फिर ट्रेड है अगर आपका कोई भी तरह का, तो इतना सारा जो ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल रेट, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सब जितना है, इस सब में से अगर कोई भी आपका एक कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट है, कोई भी ट्रेड है आपका, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा इसका, ठीक है। तो द पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन टू एसेस ऑफ द प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को ऑब्टेन करना होगा मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। उसके बाद फाइनल पैनल बनाया जाएगा, विल बी ड्रॉन अप इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, फिर मेरिट बनाया जाएगा, है ना। और आपको मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स, प्रोफेशनल एबिलिटी एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो देने के बाद आपको, है ना, प्रोफेशनल एबिलिटी और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस भी देखा जाएगा आपका, उसमें से भी मार्क्स मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स बीइंग अ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, कौन सा पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। एंड देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 60% है, उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। इन द रिटन आंसर टू बी रिजर्व कम्युनिटी एम्प्लॉयज, SC ST को भी इसमें कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है आपका, इसी को एक फॉर्मेट में समझाया है कि प्रोफेशनल एबिलिटी जो टेस्ट होगा आपका 50 मार्क्स का, उसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। 30 जो हो गया। फिर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस भी देखा जाएगा आपको, उसमें आपको कितना मार्क्स मिला है, मैक्सिमम 30 मार्क्स होगा, और आप कितना सिक्योर कर पाते हैं उसमें आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देखकर आपको दिया जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 20 नंबर का, जो कि इसका मिनिमम कट ऑफ, है ना, कौन डिसाइड करेगा, RDSO डिसाइड करेगा। RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। तो टोटल नंबर हो जाएगा 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 60 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। आगे क्या है कि अगर मान लीजिए ये जितना आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगा है, उससे आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप MSc किए हैं, चाहे MCOM किए हैं, है ना, चाहे PG वगैरह किए हैं, चाहे आप बहुत एक्स्ट्रा डिग्री लेकर रखे हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाएगा। और इंटायर सर्विस रिकॉर्ड देखकर आपको, है ना, 20 मार्क्स दिए जाएगा, जिसमें से APR देखकर, APR जो आप लोग हर साल भरते हैं आपके इंचार्ज, ठीक है, वो उसमें से आपको 15 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकता है, और 5 मार्क्स सर्विस रिकॉर्ड देखकर आपको देगा, ठीक है। तो इस प्रकार 30 मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जा सकते हैं। Those who will placed in the panel for the post of ALP will be sent for prescribed mandatory training course। जो पैनल में आ जाएंगे जिनके नाम, वो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही वे लोग ALP के लिए प्रमोट माने जाएंगे, ठीक है। रिटन प्रोसीजर क्या है उसका, द क्वेश्चन पेपर विल बी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका, 100 क्वेश्चन आएगा, 110 क्वेश्चन आता है, 110 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन आना रहेगा, तो वो 100 क्वेश्चन जो है आपका 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको आंसर देना होगा, टिक करना होगा, या फिर गोला करना होगा आपको। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ओनली, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 4 में से एक सही रहता है आंसर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना रहेगा, 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन रहेगा। देयर विल बी 110 क्वेश्चन, अच्छा ऐसा भी मैंने कहा अभी आप लोगों को कि 110 क्वेश्चन रहेगा। आउट ऑफ 110 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होता है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज पे रहता है राजभाषा, ठीक है, राजभाषा पर रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि राजभाषा आपको बनाना ही है, 110 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई भी आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। अगर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनाते हैं अगर, तो द फर्स्ट अटेम्प्टेड 100 क्वेश्चन विल बी ओनली इवेल्युएटेड। तो अगर मान लीजिए आपने 105 क्वेश्चन रख दिया है, तो जो पहला 100 क्वेश्चन रहेगा वही आपका वैलिड रहेगा, अगला लास्ट का 5 क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी अवॉर्ड किया जाएगा, है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन पर एक गलत उत्तर पर आपको 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो बायलिंगुअल में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ रहेगा, ठीक है, और उर्दू में नहीं रहेगा, बांग्ला में नहीं रहेगा, ठीक है, न उड़िया में रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मे कंडक्ट एग्जामिनेशन इन CBT मोड और इन OMR सीट।
डिपेंडिंग ऑन द प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है या तो सीबीटी मोड में हो सकता है, सीबीटी मोड मतलब कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है या फिर ओएमआर शीट पर हो सकता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि 99% चांस है फ्रेंड्स कि आप लोगों का ओएमआर शीट पर ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी क्योंकि अभी तक डीपीक्यू आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। प्री सिलेक्शन कोचिंग, अच्छा 142 वैकेंसीज जो है एससी कैंडिडेट के लिए और 60 वैकेंसी जो है 142 वैकेंसी जो है एससी कैंडिडेट के लिए और 60 वैकेंसी जो है एसटी कैंडिडेट के लिए, वो उनको है ना प्री सिलेक्शन कोचिंग भी दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ पे दिया जाएगा? तो ZRTI सीनी में दिया जाएगा, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन लोगों को पहले एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा उन लोगों को। ठीक है, 3 to 4 वीक्स का ट्रेनिंग होता है ना, उनके उसके बाद ही एग्ज़ाम होने का चांसेस है। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री सिलेक्शन कोचिंग अ सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होगा टू द अफेक्ट दैट ऑल द एलिजिबल एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हैव बीन इम्पार्टेड प्री सिलेक्शन कोचिंग, कि जितने भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको प्री सिलेक्शन कोचिंग दिया गया है 3 से 4 सप्ताह के लिए, कवरिंग द सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द एग्जामिनेशन। तो जो सिलेबस दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए उसी को पढ़ाया जाएगा 3 से 4 सप्ताह। In case any eligible candidates express his or her unwillingness for pre-selection, a written declaration to that effect may be forwarded to the office duly endorsing a copy to the controlling officer. अगर कोई कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो उनको एक लिखित देना होगा डिक्लेरेशन कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, है ना, मुझे ट्रेनिंग पर ना भेजा जाए। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका वो एक वेन्यू डिसाइड होगा, डेट डिसाइड होगा, टाइम डिसाइड होगा, एट दैट टाइम एक कुछ समय के बाद होगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोकोपाइल विल बी सर्कुलेटेड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। ठीक है, जब कोर्स करवाया जाएगा तो इसका सिलेबस भी अलग से जारी होगा, अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है? एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द कैंडिडेचर ऑफ एनी ऑप्टी इज फॉर्म इज एलिजिबल और नॉट एज पर एक्सटेंट रूल और इज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड देयर ऑफ। ठीक है, अगर किसी भी समय में अगर पाया गया कि कैंडिडेट का इनएलिजिबल है वो, तो उसका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP इन लेवल 2 विल नॉट बी रिपेट्रेटेड टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट कैडर। और अगर एक बार जो ALP में सिलेक्शन हो गए उनको वापस अपने कैडर में नहीं भेजा जाएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? द विलिंग एंड एलिजिबल वॉलंटियर्स हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा द इंक्लोज टू एट एनेक्सर ए। एनेक्सर ए फॉर्म दिया गया है आपको, वो आपको उसी प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में आपको भरना है, अपना एप्लीकेशन जमा करना है टू देयर कंट्रोलिंग सुपरवाइजर। अपने कंट्रोलिंग सुपरवाइजर को जमा करना है कब तक? 30/9/2024 तक। हु विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन इन वन बंच, जो कि एक बंच में अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा, है ना, टू कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर। अपने कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा किससे, कब से पहले? तो 4/10 से पहले वो अपने कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। और सीनियर DPO सर के पास कब जमा होगा? सीनियर DPO CKP के पास कब जमा होगा? तो 14/10/2024 से पहले सारे एप्लीकेशन जमा हो जाने चाहिए। ठीक है, The application which is incomplete or received after the last date will be rejected without assigning any reason. अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट भरा हुआ है या फिर लास्ट डेट के बाद मिला है, तो बिना किसी रीज़न को बताए उसका आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वेबसाइट www.serindianrailways.com। ठीक है, अनेक्स ए परफॉर्मा दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर APO सर का साइन है। ठीक है, यहाँ पर DPO सर का साइन है और ये है आपका परफॉर्मा। ठीक है, अनेक्सर है। यहाँ पे आपको कैसे कैसे क्या क्या भरना है फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स अगर मैं अभी बताऊंगा तो। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स हम लोग। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा, या फिर आप लोगों की कोई क्वेरीज है मेरे पास, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को अगर आप लोग अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और आप लोग चाहते हैं कि मुझे मोटिवेट करना, तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।